सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी। बड़ी फेमस थ्योरी है और इसके जो 14 पॉइंट्स है ना, उसमें से अक्सर एमसीक्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी जो कि हेनरी फायल ने दी थी, जिसे मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। हेनरी फायल जिसका फादर है, इसने अपनी जो किताब है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 के अंदर 16 के अंदर ये थ्योरी दी। और बुक जो है 1949 के अंदर जो है पब्लिश हुई। दिस इज मैनेजर ओरिएंटेड थ्योरी। अच्छा, ये भी ना जो हमने बात की थी क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, जो पुरानी थ्योरी, तो ये भी उसी की तरह ही है। यानी ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी से एंटी चलती है, यानी उसकी तरह बिल्कुल नहीं चलती। फाइल यूज वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड। फाइल जो है ना वो मैनेजमेंट की बजाय ना एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड जो है वो यूज करता था। इसने पांच जो है वो दिए थे, पॉइंट्स दिए थे, जिसे कह लें या पांच एलिमेंट्स दिए थे मैनेजमेंट के, PO CCC: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अलावा इसने 14 पॉइंट्स दिए थे। और ये 14 पॉइंट में पहला क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क। ये कहता था कि काम जो है ना उसको डिवाइड करें और हर बंदे के जिम्मे अलग अलग काम लगाएं, जो जिस काम का कैपेबल है उसका। और डिपार्टमेंट को, जैसे अब डिपार्टमेंट की खिचड़ी न बनाएं कि अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको अलग करें, R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है वो अलग हो, मार्केटिंग अलग हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग हो, HR डिपार्टमेंट अलग हो। तो हर एक को आप अलग अलग काम असाइन कर दें, डिपार्टमेंट अलग कर दें। इस तरह जो है वो उसकी डिपार्टमेंट की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना किसी के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कोई ना कोई बॉस होना चाहिए। बगैर अथॉरिटी के, यानी कोई किसी की भी ना मान रहा हो, सब अपनी मर्जी करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, और अथॉरिटी जो है वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो और नीचे भी जो वर्कर्स हैं उन सबको उनके उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको असाइन हो। पता हो कि फलां चीज, फलां शख्स फलां काम के ना होने का रिस्पॉन्सिबल है। डिसिप्लिन, ये कहते हैं कि जो डिसिप्लिन, जो असूल, जो रस्म व ज़ब्त बनाया जाए उसके पे एक हर सूरत उसके ऊपर अवे करना चाहिए। उसको फॉलो ना करने पे जो है वो वही जो है वो पनिश होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, एक एक अफसर एक होना चाहिए। यानी यूनिटी ऑफ कमांड से मुराद है कि एक बॉस होना चाहिए जो सबको नीचे ऑर्डर दे रहा हो। तो ये नहीं है कि हर बंदा ही बॉस बना बैठा हो, एक कोई हुक्म दे, दूसरा कोई और कर ले, तीसरा कोई और कर ले, ये काम नहीं होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी ये भी है कि काम की डायरेक्शन भी एक तरफ की होनी चाहिए। मिसाल तौर पर एक ही बंदे को मैं कहता हूँ, जा भाई आप तो चीनी भी लेके आओ, आपने टीआर कटर भी लेके आने हैं, आपने फला सीमेंट भी लेके आना है, आपने फला डॉग भी पहुंचानी है, आपने मेरा ये बागीचे का काम भी करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि एक ही काम की तरफ डायरेक्शन दी जाए। यानी जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो एक होना चाहिए। क्योंकि हम पीछे बात कर रहे हैं ना यूनिटी ऑफ कमांड की, कि HR डिपार्टमेंट हो जाए या जैसे फाइनेंशियल, हर डिपार्टमेंट अलग अलग हो। ऐसे ही अब एक बंदे को सारे डिपार्टमेंट के काम नहीं करने चाहिए। उसको पता हो कि मेरे जिम्मे ना ये वाला डिपार्टमेंट है, और मैंने इस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम होते हैं मैंने उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, बाकी डिपार्टमेंट का जिम्मा मेरा नहीं है। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हमारे, जी, तो सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं उनको समझना कि उनके जो है ना वो इनके जौन सा बंदा जिस काम के लिए कैपेबल है उसको वही काम दिया जाए, जो जिस काम में अच्छा नहीं है उसको वो काम नहीं। रेमुनरेशन, यानी ये लोगों को मुआवजा दिया जाए, अच्छा काम करने पर रिवार्ड दिया जाए, बुरे काम करने पे उनको पनिश किया जाए, फाइन किया जाए। सेंट्रलाइजेशन, यानी एक ना एक ऊपर से एक बड़ा बॉस होना चाहिए, जो टॉप मैनेजमेंट है ना, यानी ऊपर एक हायरार्की ऐसी होनी चाहिए कि जो ऊपर से कमांड की जा रही है, ऊपर से एक बॉस बैठा है सब कुछ देख रहा है, जैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ है। स्केलर चेन लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी हर चीज की प्रॉपर एक हायरार्की होनी चाहिए, एक तरतीब से होनी चाहिए। फलां ऑर्डर करेगा, फिर उसके नीचे फलां तक पहुंचेगा, फिर फलां फलां, यानी एक हायरार्की है कि इस तरह करके हमने चीजों को लेके चलना है। ऑर्डर, अब हर चीज जो है वो सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए, तरतीब के अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर वे होना चाहिए। कोई चीज जो है वो अपनी तरतीब से हट के नहीं होनी चाहिए। इक्विटी, कोई जो है वो इनइक्विटी होनी चाहिए। इक्वालिटी और इक्विटी का मतलब तो आप समझ रही हैं, हमने साइकोलॉजी में बात की थी। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं होना चाहिए। सब लोगों को उनकी ज़रूरत के बकदर जो है, या उनकी हैसियत, उनकी तबीयत के मुताबिक, उनकी तनख्वाह के मुताबिक उनके काम होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, देखें, बड़े अगर आप किसी को जो है ना वो कहेंगे 2 महीने के लिए रखेंगे, किसी को किसी वक्त भी निकाल दिया जाएगा, इस तरह का डर हो तो वो काम अच्छा नहीं होता। लोगों को जॉब सिक्योरिटी में पता है कि हमें नहीं निकालेंगे जब तक कि हम बेहतर काम करते रहेंगे, तो उनके जो है ना वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आपका उनके टेन्योर के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज कोई है कल उसको निकाल के कल कोई और रख लिया जाए। इनिशिएटिव,
तो एक ना, जो एक कोई बंदा एक काम को नए तरीके से कर रहा है तो उसके रोड़े ना अटकाए जाएं। यानी एक बंदा कहता है कि सर ये वाला काम जो है ना आप इतने पैसों से करवा रहे हैं, मैं इससे कम में करके देता हूँ। सर ये वाला काम जो है जो आप बाहर से करवा रहे हैं मुझे करना आता है, सर मैं इससे बेहतर तरीके से काम करके आपको दिखाता हूँ। अब ये वाले ना आप उसको इनोवेटिव तरीके से वो काम करने दें। ये ना बिल्कुल टिपिकल ना बने एक ही एस्पिरेट दी कॉप्स, यानी कि आप जो वर्कर्स है ना उनके आपस के अंदर जो है ना वो मोहब्बत होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपस में ट्रस्ट होना चाहिए। लीडरशिप और वर्कर के साथ उनका आपस में ट्रस्ट होगा तो इस तरह वो मेहनत से जी दिली से काम करेंगे। ये मैंने सिर्फ ना बड़ा ही इसको मुख्तसरन बयान कर दिया 14 पॉइंट्स को। आप इसको एक एक को जो है तफसील से देख लीजिएगा। सिचुएशनल एंड कंटिंजेंट, ये दोनों ना बेसिकली एक ही तरह की थ्योरीज हैं दोनों। एक लीडरशिप स्टाइल के मुतालिक बात करती है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। जो सिचुएशनल है ना लीडरशिप थ्योरी, इसके अंदर हम लीडरशिप स्टाइल को बदलने की कोशिश करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसी सिचुएशन अजीब सी आई है तो हम कोशिश करें अपने लीडरशिप। और कंटिजेंसी के अंदर हम लीडरशिप स्टाइल को कम चेंज करते हैं, हम बल्कि ज्यादा सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं। कंटिजेंसी लीडरशिप चेंज इन सिचुएशन, इसके अंदर हम सिचुएशन को बदलते हैं। यानी जो हालात, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपका स्टाइल है ऑटोक्रेटिक और लोग वहां पे डेमो, आप उन लोगों को तब्दील करें कि वो ऑटोक्रेटिक के मुताबिक चलना सीखें। यानी जब आपको कहीं इमरजेंसी होती है, जब आपको काम जरूरी लेना होता है तो आप उस वक्त जो है ना अपना रोब झाड़ते हैं। समटाइम देखा, मैं बड़ा ही फ्रेंडली हूँ अपने स्टूडेंट के साथ, लेकिन जब वो मुझे तंग करेंगे तो उस वक्त मैं अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत उनको दिखाऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि वो अब उन्हें मेरे मुताबिक चलना पड़ेगा, अदरवाइज वो उनको कंसिक्वेंसेस का सामना करने, कंटिजेंसी लीडरशिप। और जब सिचुएशनल लीडरशिप होती है कि एक लीडर ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक है, वो सिचुएशन को देखते हुए अपने स्टाइल को बदल लेता है। तो बेसिकली जो कंटिजेंसी लीडरशिप थ्योरी है ये फ्रेड फिडलर इसका था। कोर आइडिया लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द मैच बिटवीन द लीडर स्टाइल, टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड एंड द फेवरेबल ऑफ द सिचुएशन। अब ये डिपेंड करता है इतनी, आप एज ए लीडर कामयाब तभी हो सकते हैं जब आपका स्टाइल और आपकी सिचुएशन जो है वो सेम हो। अगर सेम सिचुएशन नहीं है तो जाहिर बात है फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा यानी कि यहाँ पे स्टाइल फिक्स है, यानी जो मेरा, मैं अगर ऑटोक्रेटिक हूँ तो मैं फिक्स हूँ, तो अज्यूम अ लीडर स्टाइल इज रिलेटिवली फिक्स्ड। अगर मेरा, यानी कि इसके अंदर हम चूंकि बात कर रहे हैं ना कि लीडरशिप का स्टाइल फिक्स होता है, सिचुएशन जो है ना वो हमने वो बदलनी होती है। तो इसी तरह हम फोकस क्या है, मैच लीडर टू अप्रोप्राइट सिचुएशन। अब यहाँ पे हमने अपने लीडरशिप स्टाइल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, अगर बेहतर है कि अगर हमारा फोकस होना चाहिए कि मैं अपने लीडरशिप स्टाइल को सिचुएशन के और सिचुएशन मेरे लीडरशिप स्टाइल की तरह आ जाए तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टास्क ओरिएंटेड लीडर, यानी ऐसा लीडर जो जो जिसको काम से मतलब है, काम लेना, इज मोर इफेक्टिव इन ईदर एवरी फेवरेबल आर वेरी अनफेवरेबल सिचुएशन। अब मैंने अभी बात की है ना कि जब कभी आप ना बड़े एक ऑटोक्रेटिक अपना टास्क ओरिएंटेड आप गुस्सा दिखाते हैं और लोगों से काम लेते हैं, तो बेसिकली आप जो है ना इस में अपने स्टाइल को वैसा ही रख रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को बदलो, मेरे मुताबिक चलो और काम करो। ये पॉल हल्से एंड केन ब्लैंचर्ड जो है ना जिसने सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी दी थी, बेसिकली यहाँ पे लीडर ना अपने स्टाइल को अडेप्ट करता है। यानी वो देखता है कि कभी मुझे कोचिंग वाला स्टाइल रखना है, कभी डायरेक्टिंग वाला, कभी स्पोर्टिंग, कभी डेलीगेटिंग। जो ये वो देखेगा कि अकॉर्डिंग टू जो है ना वो वहाँ पे सिचुएशन को देखते हुए बेसिकली यहाँ पे उसने स्टाइल को बदलना है। यानी यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होता है, चेंजेबल होता है। यहाँ पे फोकस क्या होता है, एडजस्ट लीडरशिप अप्रोच अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट लेवल ऑफ द टीम। तो अपने जो लीडरशिप अप्रोच है उसको तब्दील कर लें, जैसे कि वहाँ पे एक जो लेवल चल रहा है। अ न्यू टीम मेंबर में नीड अ डायरेक्टिंग स्टाइल, एक नया बंदा आया उसको डायरेक्टिंग स्टाइल चाहिए तो आप अपने आप को डायरेक्टिंग स्टाइल की तरफ लेके चले जाए। बात की समझ आ गई है। सिचुएशनल में हम क्या बदलते हैं, लीडर अपना स्टाइल को बदलते हैं, और कंटिजेंसी के अंदर हम अपनी जो है वो सिचुएशन को बदलते हैं। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, और जो हमने पढ़ी थी ना साइंटिफिक, वो तकरीबन सेम ही है। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी कहते हैं ओल्ड थ्योरी को, यानी जो पुरानी हो, ट्रेडिशनल वे हो, ये ऑर्गेनाइजेशन अदर एम्प्लॉइज वर्किंग देयर। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशन द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर एज मशीन। यहाँ पे उसी तरह क्लासिकल के या साइंटिफिक के अंदर हम कहते हैं इंसानों को एज मशीन समझते हैं, तो यहाँ भी ह्यूमन बीइंग को एज ए जो है मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा होता है। इट फॉलो ट्रेडिशनल थॉट्स, इट इज लाइक प्रोटोटाइप एंड लाइक मिलिट्री। जहाँ पे एक ना ट्रेडिशनल थॉट होता है, बड़ा टिपिकल एक रवैया होता है बड़ी, तो ये वाला जो है ना यानी मिलिट्री की तरह, डिक्टेशन की तरह यहाँ पे हमारे पास होता है, हम इसके अंदर रोप झाड़ रहे होते हैं। द क्लासिकल अप्रोच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच इन मैनेजमेंट एंड आल्सो नोन एज वेरियस नेम्स। इसका इंपिरिकल, फंक्शनल एंड मैनेजमेंट अप्रोच,
इम्पीरिकल वो होता है जो हम करके सीखते हैं, और फंक्शनल मैनेजमेंट। दिस क्लासिकल राइटर आर टेलर फायर, अच्छा इसके अंदर जो ना टेलर की थ्योरी हो, फायर की जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है वो भी इसी के अंदर आते हैं क्लासिकल में। मैक्स वेबर की जो है वो थ्योरी वो इसी के अंदर आते हैं, गुलेक उर्विक मोर रेली अदर, ये सारे जो है ना सब की थ्योरी जो है वो इसी के अंदर आती है, कि जहाँ पे इंसानों को एज ए मशीन लिया जाता है, इंसानों को डायरेक्शन दी जाती है, इंसानों से खुद काम किया लिया जाता है। इसके जो है देयर आर फोर लेबर डिवीजन, लेबर की फोर डिवीजन है। पहले क्या है कि हमें स्पेशलाइजेशन, हमें पता होना चाहिए हर बंदा अपने काम को स्पेशल होना चाहिए। स्ट्रक्चर, हर चीज हायरार्की में एक तरतीब के साथ होनी चाहिए, हर चीज फंक्शनल होनी चाहिए, एक प्रोसेस के तहत जो है ना वो होनी चाहिए। इट कंसंट्रेट ऑन अमाउंट ऑफ आउटपुट देन ह्यूमन बीइंग, ये इंसानों के बजाय आउटपुट पे तवज्जो, क्योंकि मशीनरी है ना, मशीन की तरह ही है ना, तो इंसानों के बजाय ये आउटपुट को तरजीह देते हैं। दे कंसीडर लिमर, ये समझते हैं कि तमाम जो वर्कर एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे हैं, वो उनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, बस हम उनके काम में लगाएंगे वो काम करेंगे रोबोट की तरह। दे कंसीडर इम्प्लाइज स्टेबल इन टर्म्स ऑफ चेंज, समझते हैं कि इम्प्लाइज को चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज ये स्टेबल रहते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है किस बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे, और यहाँ पे अथॉरिटी भी किसी एक के पास होती है। ठीक है, ये सारे नहीं आपको शो कर रही हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। तो इसके अंदर हमारे पास तीन है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइजेशन, इंसेंटिव। यानी वो कहता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको इंसेंटिव देना चाहिए, ये बात स्पेशलाइज, बंदा हर अपने काम का एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको अपनी फील्ड का माहिर होना चाहिए। इसके अलावा हायरार्किकल एक तरतीब के साथ होनी, कि पहले ये बंदा है, ये बॉस है, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद है, जैसे एक होता है कि पहले डायरेक्टर है, फिर डिप्टी डायरेक्टर है, फिर सेक्शन ऑफिसर, इस तरह करके ये भी होने चाहिए। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिए। लिमिटेशन ये है कि एक तो इसके अंदर रिवार्ड के ऊपर फोकस किया जाता है, एम्प्लॉइज की नीड को नहीं फोकस किया जाता। इसके अंदर डिसिप्लिन बड़ा सख्त होता है, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, ह्यूमन रिलेशन को इग्नोर किया जाता है, और इग्नोर चेंज, इग्नोर न्यू टेक्नोलॉजी, तो ये चेंज को और न्यू टेक्नोलॉजी इग्नोर करते हैं। कुछ समझ आ गई बात की क्लासिकल की? थोड़ी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, एक तो थका हुआ बहुत हूँ, दूसरा बिजली कोई नहीं है, और जो है ना तभी करके ना तबीयत अजीब हुई बैठी है। आखिरी आज का हमारा टॉपिक है चेंज मैनेजमेंट थ्योरी। चेंज मैनेजमेंट कहते हैं जिसके अंदर ना हम तब्दील करते हैं, यानी वो शख्स जो तब्दीली को पसंद करता है, चेंज को। देखिए जो है ना वो जमूद नाम है मौत का, ठीक है, और जो है ना वो हरकत में चलते रहने में ही जिंदगी है। तो जो चेंज को पसंद करते हैं ना वो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। जो चेंज को डरते रहते हैं, चेंज को पसंद नहीं करते, पता नहीं आज यहाँ पे ये तो कल को पता नहीं क्या बनेगा, तो ये वाले चेंज को पसंद नहीं करते, ये नाकाम हो जाते हैं। योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाई चांस, हमारी लाइफ जिंदगी बाई चांस नहीं बढ़ती, बल्कि ये हमारी चेंज के साथ हमारी जिंदगी बेहतर होती है। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ, चेंज जिंदगी का लॉ है। और दूस हु लुक ओनली टू द पास्ट, जो पास्ट या प्रेजेंट की बात करते हैं वो फ्यूचर को मिस कर देते हैं। तो टू फेयर चेंज, टू अगर हम चेंज का खौफ रखेंगे तो माजी मुस्तकबिल में हम नाकाम हो जाएंगे। इन एवरी सिंपल वर्ड यू कैन से दैट चेंज इज टू मेकिंग थिंग्स डिफरेंट, चेंज का मतलब है चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज के अंदर करना। चेंज का मतलब आज से होता है कि आज की करंट कंडीशन हम डिससेटिस्फाई हैं, हम मुस्तकबिल में कुछ अच्छा चाहते हैं। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट सिस्टमेटिक अप्रोच है टू डीलिंग विद द ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो उसके अंदर तब्दीलियाँ आनी है, ट्रांजिशन जो होनी है, वो जो गोल्स वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह। चेंज के अंदर तीन है, इंडिविजुअल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, इंटरप्राइज। इंडिविजुअल चेंज होता है कि अपनी ज़ात के अंदर तब्दीली लेके आना, कि मैं मुझे अपने आप को बदलना है, फलां बुरी आदत है उसको छोड़ना है, सुबह के टाइम नहीं सोना, जो है वो ये काम मैंने रात को करके सोना है। इंडिविजुअल अपनी ग्रूमिंग करना, अपनी डेवलपमेंट करना, एक नया लड़ना, जो चीज़ें हमारे कोर्स से हमारे थ्योरी के अंदर है उन चीज़ों को सीखना। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वो जो कम्युनिटी लेवल पे है, यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीली आ गई, और वो वाली उसके अंदर इफेक्ट किस चीज़ का होता है, जैसे रिलीजियस, मुल्क की रिलीजियस वैल्यूज, कोई हुकूमत बदल जाती है, कोई नई टैक्स होती है, तो इस तरह हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को जो तब्दील कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इंटरप्राइज होती है एक बड़े पैमाने पे, यानी कि जैसे होते हैं ना स्कूल सिस्टम, तो उसकी बहुत सी चेनें होती हैं, और हर चेन के अंदर, यानी सब चेन के अंदर अगर होती है तब्दीली होती है तो इंटरप्राइज वाइड चेन बोलते हैं। ठीक है, ये सारी मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। इंटरप्राइज है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर नेचर ऑफ चेंज क्या है? चेंज का मतलब डिससेटिस्फेक्शन है हमारे ओल्ड बिलीफ से, और इसके अलावा चेंज से मुराद ये है कि हम क्वालिटेटिवली चीज़ों को डिफरेंट कर रहे हैं। चेंज में बी टू सेट टू टेक प्लेस एट थ्री लेवल, तीन लेवल जो हमने बात की है, इंडिविजुअल और फला। चेंज एज कम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल, ये कम्प्लेक्स भी है और इसका अंदाजा नहीं भी लगाया जा सकता। ये एक्सट्रिंसिक भी हो सकती है, डिसकंटिन्यू इंट्रिंसिक भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है। टाइप्स ऑफ क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, एक दो टाइप्स यहाँ पे, अनप्लैंड एंड प्लान्ड चेंज।
अब वो चेंज यकदम करनी पड़ेगी, यकदम जल्जला आ गया, यकदम सैलाब आ गया, यकदम कोई मसला बना और हम तब्दीली लेके आते हैं, ये होती है अनप्लान्ड चेंज। और जो चीज़ हम प्लानिंग सर कर रहे होते हैं, हमने ये घर बनाना है, फिर हमने इसमें शिफ्ट होना है, तो ये प्लान चेंज होगी, ठीक है। रेमेडियल वर्सेस डेवलपमेंट, रेमेडियल होता है कि किसी चीज़ के अंदर जो बग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करना, यानी कोई मसला था, कोई उसके अंदर कोई थोड़ा सा इशू आ रहा है, किसी उस इशू को रिजॉल्व करना, ये होता है रेमेडियल। और एक चीज़ नई सिरे से बनाना, एक इसको एक नया ओवरऑल एक नया विजन देना किसी चीज़ का, उसे डेवलपमेंटल बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल, एक चीज़ को मुकम्मल बदल देना, नई सूरत हाल के अंदर लेके आना, कोई फ्यूचर के मुताबिक ज़बरदस्त होना, तो वो होती है ट्रांसफॉर्मेशनल। वर्सेस इंक्रीमेंटल चेंज क्या होती है कि स्लो प्रोसेस विच मॉडिफाई स्लाइड, तो ये स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल वाइड वर्सेस अब सब सिस्टम चेंज। ऑर्गेनाइजेशन चेंज होती है कि जो एक बड़े पैमाने पे और सब सिस्टम में किसी एक लोकल सिंगल यूनिट के अंदर, सिंगल चीज के अंदर जो तब्दीली होती है, उसे सब सिस्टम चेंज बोलते हैं। बाकी इसके अंदर टाइप के अदर टाइप्स क्या है, स्ट्रेटेजिक चेंज चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चरल चेंज, प्रोसेस सेंटर, पीपल सेंटर, टेक्नोलॉजी वगैरह। काज ऑर्गेनाइजेशन चेंज की वजह क्या बनती है, सम टाइम कोई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजिंग हुई है, कोई गवर्नमेंट तब्दील हो गई है, कोई मजहबी प्रेशर हो गया है, कोई मर्जर, कोई किसी आपस में मर्जर हो गया है, कोई स्ट्रेटजी फोकस के रीफोकस, हम नई कोई प्लानिंग स्ट्रेटजी आ रही है, स्ट्रक्चरल चेंज, ये बहुत सी वजूहत बन सकती हैं। और इसके फायदे क्या हैं, इंटरनल चेंज क्या सी होती है कि अगर हमारे अंदर लीडरशिप चेंज हो जाए, किसी शख्स कोई चला गया, उसकी जगह पे नया आ गया, इम्प्लाइज मोरल एंड इम्प्लाइज की अपनी मोरल मोटिवेशन, उनका इन्फ्लुएंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि एक्सटर्नल के अंदर कंपटीशन है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, सोशल ट्रेंड, ग्लोबल पॉलिटिक्स, नेचुरल चेंज वगैरह इसके अंदर, यानी ये वजह बन सकती हैं इसकी। बस ठीक है, आज हमारा मैनेजमेंट का चैप्टर मुकम्मल हो गया, ठीक है। और बस आपने जो तैयारी कर रहे हैं पेपर की, इसका मतलब भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी है, ये तो डिटेल में वैसे दी हुई है। और ये वाली मैं मैनेजमेंट का शेयर करता हूँ, कल से हम मैनेजमेंट लॉज के हवाले से बात करेंगे। ओके जी। थक बहुत में हूँ तो इसलिए बर्दाश्त कीजिए।